तो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग इस मंथली एग्जाम में स्कूल में छक्का मार कर रखे, हिला कर रखे, जैसा हमको कमेंट आया, बहुत मज़ा आ गया। आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से लिया गया है साइंस का। बोर्ड एग्जाम में जैसे 80 आता है, आपको 40 बनाना, 80 का 80 आंसर बताएंगे और फिर इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में छक्का मारोगे अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चुन करके बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक को गौर से देखिएगा, समझिएगा। और अगर पीडीएफ लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके क्लिक कीजिए, जुड़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है? तो यहां पर आपका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की ही फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपका f बराबर r/2 है, f बराबर r/2 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तीसरे चैप्टर से है फिजिक्स का। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन के ग्रुप में इसको रखिए कि पूछेगा, और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या कौन सा वर्ण, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? प्रिज्म से, जब ये आप प्रिज्म पढ़े होइएगा, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम झुकता है? तो यहां पर आपका उत्तर होगा लाल, रेड रंग का लाल प्रकाश का वर्ण सबसे कम झुकता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आपका 5वां प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न, 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए और ध्यान दीजिए। देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 7वां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, तो देखते देखते आपको याद हो जाएगी। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा है, ये कौन सा उपकरण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गैल्वेनोमीटर। कौन सा होगा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, 11वां प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, 13 नंबर में भी यहाँ पर फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, चुंबकीय चैप्टर में आप पढ़िएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? पूछे जाने वाले क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये आपका वीवीआई प्रश्न है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का प्रश्न आपका देख लीजिए। 15 नंबर का प्रश्न,
क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म नहीं होने वाली है, नवीकरणीय है, क्योंकि हम रोज इसका उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आपका 18 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी, नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 19 नंबर है 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में क्वेश्चन है विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइड ग्लास कहते हैं वो होता है किस लेंस का। तो विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है अवतल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, अवतल लेंस का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार बोर्ड में आपको प्रश्न आएंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, उसमें जो गतिशील कण होते हैं क्या होते हैं, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपका 22वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 22वां प्रश्न आपका है एम्पियर घंटा मात्रक। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। ठीक है, 23वां प्रश्न देख लीजिए। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर जो होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है। वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आपका 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का विद्युत धारा का मात्रक, ऑप्शन ए होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है, आपका 25 नंबर का प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक उष्णन के लिए हिंदी में कौन उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। आपका 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। केमिस्ट्री का प्रश्न है। उत्तर होगा उपचयन। ऑप्शन नंबर ए, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। ठीक है, चलिए आपका 27वां प्रश्न है काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, आगे आपका 28वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील Cu है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील Cu है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी, CaOH का होल 2। ठीक है, चूना जल का। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षार होगा। आपको पता है उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा। मतलब 11, ए भी सही है, बी भी 10, 11 है। तो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझकर उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है आप अपने नॉलेज के अनुसार दे सकते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन और कार्बन, C और C के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 बंधक होते हैं एल्काइन में। ठीक है, चलिए आपका 32 नंबर प्रश्न है जो पूछा जाता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, C6H12 और O6 ये आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, या रासायनिक सूत्र बोले एक ही बात है। चलिए आपका है 33 नंबर उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, इसको हम लोग साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आपका है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
35वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या क्या होती है? तो तत्वों की त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्या होती है? घटती है। 36वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, जैसे कि LiOCBeF। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले Li, उसके बाद Be, फिर C, फिर O और लास्ट में F। यहाँ पर देख लीजिए बढ़ते क्रम में हम इसको सजा दिए, ऑप्शन नंबर बी। आपका 37 नंबर का प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन उपधातु है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न को, हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि फर्स्ट करने के लिए एक एक नंबर। फर्स्ट नहीं, आपको टॉप करना है। अगर आप एक एक नंबर पर ध्यान दीजिएगा तो आराम से अच्छा रैंक लाइएगा, ठीक है। देखिए, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका Na सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। 39 नंबर आपका प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। 40वां प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रख सकते हैं या रखते हैं? किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर, आप पढ़े भी होंगे, सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है, और इसको किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, सभी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑल, सभी, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का, ठीक है। सौर सेल में ऑप्शन नंबर बी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का प्रयोग खाना बनाने में नहीं होता है। बाकी कोयला का होता है, बायोगैस का, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का होता है, CNG का नहीं होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 44वां प्रश्न है, 2Cu + O2 + 2CuO क्या है? तो यह है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिएगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण? ध्यान से देखिएगा, H2 + Cl2, तो 2HCl2, H2 और Cl2, तो यहाँ पर भी 2HCl2, ये तो है संतुलित। कौन नहीं है? तो PbNO3 का होल 2 है। यहाँ देखिए PbO, यहाँ O3 है, यहाँ अकेले है, NO2, यहाँ O3 है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका, ये समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए 46वां प्रश्न आपका सबसे आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान। बेचारा उदास रहता है, तो उदास रहता है तो इसका पीएच मान 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है? तो CH3COOH, आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल अम्ल CH3COOH, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, ठीक है। आपका देख लीजिए 49 नंबर का प्रश्न, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। कितना है? 19। एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आपका 51 नंबर का प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। अगला है, एल्काइन कौन है? तो C2H2 यही एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। 53 नंबर में आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र। इंपॉर्टेंट है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, C12H22O11, यही है चीनी का रासायनिक सूत्र। 54 नंबर देख लीजिए,
54 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन बंधन की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। ध्यान रखिएगा, सुनने से ये सारा ऑब्जेक्टिव याद आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। कौन सा बीज श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अंकुरित बीज, जो अंकुरित हुआ हो, जो जन्म लेना शुरू किया हो। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और चौथा, श्वसन पोषण वहन उत्सर्जन पढ़ते हैं तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है मानव वृक्क। ठीक है। देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम जल का, जल आप पानी बोलिए या जल बोलिए, फ्लोएम खनिज लवण या भोजन बोलिए। ठीक है। तो जाइलम किसका वहन करता है? जल का। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है श्वसन के दौरान। आपका देख लीजिए 59 नंबर का प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन, किससे? इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। आपका देख लीजिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं दिखने में आपको छोटे लगते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आपका 61 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रेनलिन है। ठीक है, आपातकाल का हार्मोन इसको कहते हैं, एड्रेनलिन। ठीक है। आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। हम चाहेंगे तभी तो कोई चीज़ को चबाएंगे। आपका अगला है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? सभी को पता होगा, गर्भ की अवधि 270 दिन की होती है। कितने दिन की? 270 दिन की होती है। 64 है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1985 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होती है। किसमें? ईस्ट में होती है। ठीक है। आपका 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी जो होता है, ट्यूबरोक्लोसिस कौन सी बीमारी है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। 67 नंबर का प्रश्न, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। सेलुलोज का पाचन सिर्फ जीव जंतु, मतलब हम आप कह सकते हैं जानवर गाय भैंस जो होते हैं वही सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। अगला है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन। बहुत ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो ब्रेन हैमरेज होबे करेगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या? परजीवी पादप, तो कसकुटा क्या है? परजीवी पादप है। ठीक है, परजीवी पादप। आपका 70 नंबर का प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो अलिंदों द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। 71 का प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में कौन सी से? मुकुलन द्वारा होता है। 72 नंबर प्रश्न है, जनन संचारित रोग है, जनन से होने वाले रोग? तो सिल्फिस, एड्स, गोनेरिया, इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारा बीमारी जनन संचारित है। 73 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 73 नंबर है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर 74, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। कौन सा? बी। ठीक है। का 75 नंबर का प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन सी नियंत्रित नहीं करता? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 76 नंबर,
पादप वृद्धि हार्मोन, तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है। कौन सा है? जिब्रेलिन पादप वृद्धि हार्मोन है। आपका 77 नंबर 77 हार्मोन स्त्रावित होता है, तो आंसर ए होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होता है। 78 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, कितने? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 79 का क्वेश्चन है, एड्रोजेन है, तो एड्रोजेन है मेल हार्मोन, मतलब मेल मतलब पुरुष, पुरुष हार्मोन है। और 80 नंबर मतलब लास्ट प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? वीवीआई प्रश्न, वीवीआई प्रश्न। इसका आप अभी तक अगर आप जुड़े हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम के प्रति बहुत सीरियस हो। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इस वीडियो में आपको जो है 80 क्वेश्चन बताया, 80 क्वेश्चन बताया, वो भी ऑब्जेक्टिव, और सभी का आंसर बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।